स्थान चालू करो। ठीक है, इसका दूसरा पर्याय लिखो। पर्याय रोग संग्रह, व्याधि संग्रह। निदान स्थान का दूसरा पर्याय होता है रोग संग्रह, व्याधि संग्रह। और निदान स्थान के लिए अगर बुक पूछी जाएगी कौन सी बुक सबसे प्रेफर की जाती है, तो माधव निदान। ठीक है, माधव निदान, जो माधवकर ने लिखी थी। व्याधि संग्रह, रोग संग्रह और व्याधि संग्रह। ठीक है, रोग संग्रह, व्याधि संग्रह, जो माधवकर ने लिखी थी 7वीं सेंचुरी में। आगे अश्मरी, इसमें ना 2 टीकाएं लिखी गई, एक तो मधुकोश टीका और एक आतंक दर्पण टीका। एक तो मधुकोश टीका और एक आतंक दर्पण टीका। मधुकोश टीका जो लिखी थी वो 2 लोगों ने लिखी थी। अश्मरी तक तो जो अश्मरी प्रकरण आता है उसका, अश्मरी प्रकरण तो तक लिखी थी विजय रक्षित ने। अश्मरी तक लिखी विजय रक्षित ने, उसके आगे लिखी कंठदत्त शास्त्री ने। उसके आगे किसने लिखी? कंठदत्त शास्त्री ने। और जो आतंक दर्पण टीका है वो लिखी वाचस्पति ने। आतंक दर्पण टीका लिखी वाचस्पति ने। ठीक है, आतंक दर्पण वाचस्पति ने लिखी। आगे देखो इसके बाद। और जो माधव थे ये शिवपाद कर रहा हूं। आतंक जो 2 टीकाएं लिखी गई मधुकोश उसके ऊपर, माधव निदान के ऊपर। पहली टीका लिखी मधुकोश टीका, जो 2 लोगों ने मिलकर लिखी थी। अश्मरी तक तो लिखी थी विजय रक्षित ने, और अश्मरी से आगे लिखी थी कंठदत्त शास्त्री ने। दूसरी टीका आतंक दर्पण, दूसरी टीका आतंक दर्पण, जो लिखी थी वाचस्पति ने। किसने लिखी थी? वाचस्पति ने। अब इसके बाद फर्स्ट चैप्टर चालू करो। सर्वप्रथम ज्वर निदान की विवेचना इसलिए की गई है क्योंकि ज्वर सभी रोगों में प्रधान राजा माना गया है, जैसे कि आचार्य ने वर्णन ज्ञात किया है। देह इंद्रिय मन संतापी सर्व रोग अग्रजो बली। इसको हाईलाइट कर दो। देह इंद्रिय मन संताप तो इसका रूप होता है, और सर्व रोग अग्रजो बली, सभी रोगों में आगे। ठीक है, और बली बलवान होता है। ज्वरो प्रधानम, ज्वर प्रधान है। रोगाणाम मुक्तम भगवदम पुरा। ठीक है, ज्वर प्रधान है इन सभी रोगों में। ठीक है, उसके बाद एक श्लोक और आता है, जन्म आदो निधने, जन्म जब से शुरू होगा और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। ठीक है, चैव प्रायशो विशति देहिनम, हमेशा देही के अंदर बना रहता है, टेम्परेचर हमेशा बॉडी के अंदर बना रहता है। ठीक है, अतः सर्व विकारिणाम राजा प्रकृति है, इसलिए सब बीमारियों का राजा है। कौन है ये? राजा। अब ये ना सब कुछ याद रखना, क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता तुमको राजक्षमा के बारे में मिलेगा। ऐसा ही मिलता जुलता तुमको राजक्षमा के बारे में मिलेगा। ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो। अतः सर्व विकारिणाम आम्यम राजा प्रकृति थे, सुश्रुत बताते हैं। अब अष्टांग भी कुछ ना कुछ बोलेगा। जौरो रोगपति, जौरो रोगपति मतलब रोगों का पति। रोगपति पापमा, पापमा हाईलाइट कर दो। जबकि पाप किसको बोलते हैं? पाप वैकृत श्लेष्मा को। वैकृत पीछे पड़ गया है ना कि प्राकृत बल्त होता है और वैकृत क्या होती है? श्लेष्मा। ठीक है, पाप होता है पाप। पाप वैकृत श्लेष्मा को, और पापमा जवर को बोलते हैं। पापमा जवर को बोलते हैं, पापमा जवर को बोलते हैं। हो गया जी यहां तक? ठीक है, यद्यपि पूरा गुल्म उत्पत्ति भूत है, इसको हाईलाइट करो। सबसे पहले गुल्म की उत्पत्ति हुई थी। जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे मैं तुमको बताऊंगा कि ज्वर की सबसे पहले उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब शंकर भगवान को कोप हुआ था तो गुल्म की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, प्राणियों में प्रथम गुल्म की उत्पत्ति हुई, यह वचन का तात्पर्य है। यथा मैं बताऊंगा तुमको, यथा दक्ष ध्वंसे ही ज्वर प्रगृहितम प्राणिनम दिक्षु। ठीक है, ये वहीं का श्लोक है, गुल्मोत्पत्ति भूतम। ठीक है, जब 8 नंबर हम पढ़ेंगे, निदान का 8 नंबर जब हम देखेंगे कि कैसे गुल्म की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी या ज्वर की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। उत्पत्ति सबसे पहले गुल्म की हुई थी, पर ज्वर रोगों का राजा है, पति है। ठीक है, और क्या क्या है? रोगो अग्रजो बली, बलवान राजा है। ठीक है, इसलिए आगे देखो। अब तुमको बताएंगे बहुत सारी चीजें। अब पहला चैप्टर है तो सब चीजें तुमको बता के छोड़ेंगे, क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ई है फलू, हाईलाइट करो। हाँ बताओ, बोलो बोलो। कौन सा सर? कहाँ लिखा है जी सूत्र स्थान में? मेरे को बताओ कहाँ लिखा है सबसे पहले अतिसार होता है?
ऐसा तो मैंने भी नहीं पढ़ा अतिसार। वहां पे कहाँ लिखा है सबसे पहले अतिसार होता है? नहीं यार ऐसा तो, हाँ तो बताना, मैं से बात कर लेना, ऐसा नहीं है। वो था हिमवत पार्श्वे सुबह, ठीक है, संभाषा के बारे में बताया था अतिसार के पहले चैप्टर में। तो अतिसार का इतना ही है कि हिमवत पार्श्वे सुबह और पार्श्वे हिमवत दो चीजें आती है ना, वो अतिसार से लेके था, ठीक है। आगे देखो उसके बाद, यह खलु हेतु निमित्त आयतन, हेतु 1 नंबर, निमित्त 2 नंबर, आयतन 3 नंबर, कर्ता 4 नंबर, कारण 5 नंबर, प्रत्यय 6 नंबर, समुत्थान निदानश्च इति न अर्थांतरम, इनके अर्थों में कोई अंतर नहीं है। तो ये सब निदान के पर्याय होते हैं, निदान के पर्याय लिख दो, निदान के पर्याय 8 होते हैं। हेतु निमित्त आयतन पूछा जाता है, हेतु निमित्त नहीं पूछा जाता, आयतन पूछा जाता है। आयतन किसका पर्याय होता है? तो आयतन निदान का पर्याय होता है। कर्ता कारण नहीं पूछा जाता, प्रत्यय नहीं पूछा जाता, समुत्थान पूछा जाता है। समुत्थान हाईलाइट कर दो, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे संस्थान। संस्थान लक्षण का पर्याय होता है, रूप का, और समुत्थान निदान का पर्याय होता है। निदानम न इति अर्थांतरम, इसमें कोई अर्थांतर नहीं होता। तत्त्रिविधम, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। असात्मेंद्रिय संयोगार्थ 1 नंबर, प्रज्ञाप्रात 2 नंबर, परिणामिति 3 नंबर। जो निदान होता है उसके 3 भेद होते हैं और उसके 8 पर्याय हैं। देखो, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान। उसमें सबसे बड़ा गोला कर लो समुत्थान के ऊपर, समुत्थान को हाईलाइट करके गोला लगा दो, समुत्थान, ठीक है। यहाँ पर हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान, ये सब एक ही अर्थ के बोधक हैं। वहीं हेतु निदान 3 प्रकार के होते हैं, असात्मेंद्रिय संयोगार्थ, प्रज्ञाप्रात और परिणाम। समुत्थान इसका पर्याय होता है। और आगे संस्थान पढ़ेंगे हम, संस्थान वो लक्षण रूप का पर्याय होता है। किसका पर्याय होता है? संस्थान रूप का पर्याय होता है। आगे देखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अब इसके बाद विमर्श में आ जाओ। उपयुक्त हेतु 4 प्रकार के माने गए। उपयुक्त हेतु का मतलब निदान जो है 4 प्रकार का माना गया है। तो कौन कौन सा? सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक, ठीक है। अब इनका एक एक एग्जाम्पल देके पढ़ते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। तो ये जो 4 प्रकार के बताए ना, ये भट्टार हरिश्चंद्र ने बताए। किसने बताए हैं? भट्टार हरिश्चंद्र ने। लिख दो यहीं पे, भट्टार हरिश्चंद्र ने बताए हैं ये, कि निदान जो होता है उसके 4 प्रकार के होते हैं। पहले सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचारी और प्रधानिक। पहले डेफिनेशन देखो, सन्निकृष्ट, दोष प्रकोप कारणों से सेवा में सद्य व्याधियां की उत्पत्ति होती है। जैसे सन्निकृष्ट, दोष प्रकोप कारणों के सेवन से सद्य, आज तुमने आइसक्रीम खाई और कल तुम्हें जुकाम हो जाए, कल तुम्हें प्रतिशाय हो जाए, इसको कौन सा निदान मानोगे? सन्निकृष्ट निदान। इसको कौन सा निदान मानोगे? सन्निकृष्ट निदान। कौन सा निदान जी? सन्निकृष्ट। आगे विप्रकृष्ट, ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे होगा। देखो क्या, हेमंत ऋतु में संचित कफ वसंत में कफजन्य रोग कारक होता है, ठीक है। आगे व्याभिचारी, व्याभिचारी का मतलब बेचारा, ठीक है, बेचारा। व्याभिचारी खुद बता रहा है, मैं तो बेचारा सा हूँ। कुपित दोष सभी रोगों के कारण होते हैं, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। पर अल्प आहार विहार से दोषों का कोप अल्प हुआ हो तो दुर्बल कारणों के कारण रोगों की उत्पत्ति में असमर्थ होते हैं। ऐसी दशा में विद्वांत का अभिचार है कि इस तरह के कारणों से व्याभिचारी कारण माना जाता है। जैसे हेतु तो है किसी ना किसी बीमारी का, जैसे आइसक्रीम खाना प्रतिशाय का हेतु है, पर अल्प मात्रा में खाई तुमने, बहुत थोड़ी सी खाई, तो दोषों को तो कुपित कर रही है पर बीमार नहीं कर पा रही। तो ऐसे किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्याभिचारी। मतलब डेली तुम्हारा वात प्रकुपित है और तुम थोड़ा थोड़ा चने खा रहे हो, चने खाते जा रहे हो, बीमार तो नहीं कर पा रही पर वात को प्रकुपित कर रही है। तो निदान तो है वात बढ़ाने का, पर बीमार नहीं कर पा रही, तो उसको कौन सा निदान बोलोगे? बेचारा सा निदान है, तो व्याभिचारी निदान। कौन सा निदान? व्याभिचारी। अब प्रधानिक निदान, हाईलाइट करो प्रधानिक निदान। अब तुम प्रधान से याद रखना, साउथ की मूवीज होती हैं, उसमें एक प्रधान जी होते हैं, वो कुछ ना कुछ गांव में गलत काम करते हैं, फिर हीरो आता है बाटा की चप्पल पहन के, ठीक है, ऐसे बाटा की चप्पल पहनी होती है, आते ही गेट तोड़ देता है चप्पल से। याद करो वो सीन, ठीक है। विजय बाबू एक गेट तोड़ रहे हैं ऐसे करके, उसके बाद एक को लात मारते हैं, वो जाके पुरानी सी गाड़ी पे लगता है और गाड़ी ऐसे 2 बार घूमती है। तो वहीं पे सब एट ए टाइम फैसला करता है, ठीक है, एट ए टाइम। तो इसको, इस निदान को प्रधानिक निदान। अच्छा, जैसे विष खाया किसी ने, तो टाइम लेगा कि आज मैं संचित होऊंगा, कल मैं असर दिखाऊंगा, नहीं, तुरंत असर दिखाता है। तो प्रधानिक निदान तुरंत असर दिखाता है। विष अर्थात विष के सेवन से सभी की मृत्यु होती है, अतः प्रधानिक कारण माना गया है, ठीक है। तो 4 प्रकार के निदान है, इनके पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल देके पूछ लेते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल होगा? सन्निकृष्ट का, विप्रकृष्ट का, व्याभिचारी का और प्रधानिक का।
उसके बाद दो भेद हो रहे हैं, इसके 3 भेद, दोष हेतु, व्याधि हेतु, उपभय हेतु। ठीक है, दोष हेतु में देखो, ठीक है, जो दोष, हेलो बोलो अभिषेक। वो व्याभिचारी है, वो व्याभिचारी है, बेचारा है, वो फेवरेबल कंडीशन की वेट करेगा वो। ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशन की वेट करेगा, व्याभिचारी है वो। ठीक, आगे देखो, इसके बाद दोष हेतु, व्याधि हेतु, उपभय हेतु। दोष हेतु का मतलब जो दोषों को प्रकोपित करने वाला होता है, जैसे वात का विहार, चने वने खाओगे तो दोष प्रकोप करने वाला होगा, उसके बाद बीमारी करेगा। व्याधि हेतु, कोई ऐसी चीज खा लो जो सीधी बीमारी को, जैसे मिट्टी खा लो तो मृत्यु का खाने से मृत्यु का भक्षण जन्य पांडु हो जाता है। ठीक है, ये व्याधि हेतु। उपभय हेतु, उत्पादन व्यंजन भेद से वही 2 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, उत्पादक जैसे हेमंत में मधुर रस के सेवन से कफ कारक होता है, व्यंजन जैसे संचित कफ, वसंत ऋतु में सूर्य का ताप होता है। तो देखो, एक खाना भी खा रहे हो और एक वो भी है, तो दोनों को मिला दोगे तो ये बन जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे अंदर तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो, ठीक है, रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार। रोग 3 प्रकार के होते हैं और द्विविध प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से? आग्नेय, सौम्य, वायव्य, वात पित्त कफ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि निज रोग कभी वात पित्त कफ का अतिक्रांत नहीं करते। कोई सी भी बीमारी हो जाए वात पित्त कफ से ज्यादा नहीं हो सकती। और द्विविध कौन से हो सकते हैं? राजसिक और मानसिक, ठीक है, राजसिक और तामसिक। तो 3 प्रकार की बीमारी अगर पूछी जाए, व्याधि के कितने भेद होते हैं? 3 ही प्रकार होते हैं सभी व्याधियों के। कौन कौन से? आग्नेय, सौम्य और वायव्य। ठीक है, चरक नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया कि ये दोष जो होते हैं बीमार भी कर देते हैं। ठीक है, द्विविध, राजसिक और तामसिक, इन 3 हेतुओं से 3 प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती हैं। आग्नेय पित्तज, सौम्य कफज, वायव्य वातज। 2 प्रकार के और अन्य रोग होते हैं, राजसिक और तामसिक। ठीक है, राजसिक और तामसिक हो गया जी। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद इसके विमर्श में एक श्लोक आया होगा। ठीक है, अष्टांग हृदय का, उष्मा पित्ताद्रितम नास्ति जवरो नावते उष्णम बिना। ठीक है, उष्मा पित्त के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, और ज्वर उष्णता के बिना नहीं हो सकता। तस्मात् पित्त विरुद्धानि तेजेस पित्तम अधिकम। तो सीधा सीधा रिलेशन होता है कि पित्त बढ़ेगा तो ज्वर हो जाएगा, क्योंकि पित्त से ही उष्मा हो रही है और उष्मा ज्यादा बढ़ रही है तो उसको ज्वर नाम दे रहे हैं। तो एक बीच वाली चीज को हटा दिया जाए तो पित्त बढ़ने से हम क्या कह सकते हैं कि ज्वर होगा। क्या होगा? पित्त बढ़ने से ज्वर होगा। इसलिए ज्वर में पित्त की प्रधानता बताते हुए इसे आग्नेय बीमारी बताया गया है। एवं सभी ज्वर आमाशय में ही विकृति के, ये छोड़ दो इनको, आमाशय। ठीक है, अब एक बात कहो, आगे व्याधि के लक्षण आएंगे। व्याधि के लक्षण क्या है? ठीक है, आज तुम देखो, ठीक है, व्याधि के लक्षण देखो। तत्र व्याधि, आम्यो, गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर, विकार, रोग इत्यादि अर्थांतरम। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब बीमारियों के पर्याय हैं। किसके? व्याधि के पर्याय हैं। अब कैसे पता लगाओगे? यही सेम लाइन तुमको किस में मिलेगी? ज्वर में मिलेगी। यही सेम लाइन तुमको किस में मिलेगी? यक्षमा में मिलेगी। सब तीनों एक दूसरे में जरा फर्क नहीं होता। ठीक है, यही सेम लाइन मिलेगी तुमको, पता है ना इस बात का? ठीक है, अब कैसे पता लगाओगे कि ये यक्षमा के लिए लिखा गया है, ज्वर के लिए लिखा गया है, या तुम्हारा व्याधि के लिए लिखा गया? बताओ कैसे पता लगाओगे? पूरी लाइन आ गई तुम्हारे पास। अब तुमसे पूछा जाए किसके पर्याय है, तो कैसे पता लगाओगे? बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान। जो जिससे चालू होता है वो उसी के पर्याय होता है। देखो, ये व्याधि है ना, तो ये व्याधि से चालू हो रही तो व्याधि के ही पर्याय है। ज्वर वाले में ज्वर से चालू होंगे और यक्षमा वाले में ये यक्षमा से चालू होंगे। तीनों को आज एक कॉपी पे लिख के देखना, समझ में आ जाएगा तुमको। जो जिससे चालू हो, ठीक है, जो लाइन जिससे चालू हो वो उसी के पर्याय होता है। ठीक है, लिख दो यहीं पे तुम भी हाथ से, जो लाइन जिससे चालू हो वो उसी का पर्याय होता है। आगे निदान पंचक बता रहे हैं तुमको, निदान पंचक हाईलाइट करो। तस्य उपलब्धम निदानम पूर्व रूप 2 नंबर, रूप 3 नंबर, लिंग, उपशय और संप्राप्ति। ये 5 चीजें हो जाएंगी। निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपशय और संप्राप्ति, ये तुमको पता ही होगा, बस एक बार लिख दो। निदान पंचक किसको बोलते हैं? निदान पंचक इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं निदान पंचक? ठीक है, पूर्व रूप, रूप, उपशय, निदान, पूर्व रूप, रूप, आगे क्या? उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, समझ में आया जी? ठीक है, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। अब एक चीज और आगे आगे देख के समझाएंगे उपशय क्या होता है, अनुपशय क्या होता है। तो एक चीज और आएगी अनुपशय, वो जब आएगी तो दिखाऊंगा तुमको।
इसका विमर्श छोड़ दो, ठीक है। आगे इसके लास्ट लाइन में लिखा होगा एक, इसके विमर्श में जाओगे ना तो पूर्व रूप, ये पूर्व रूप से ऊपर एक पैरा जो होता है, इसमें एक लाइन होगी, संक्षेपो क्रिया योग निदान परिवर्जनम, लिखा ना, संक्षेपो क्रिया योग निदान परिवर्जनम। हर ट्रीटमेंट में टालना होता है ये कि सबसे पहले क्या करना है, निदान परिवर्जन ही करना है। किसी भी बीमारी में क्या करना है, सबसे पहले निदान परिवर्जन करना है। संक्षिप्तो क्रिया योग निदान परिवर्जनम। आगे लिख दो वात आदि, इसको पूरा कर दो इस श्लोक को, वात आदि प्रतिघातम विस्तृप्ते पुनः। वात आदि के बारे में हम चैप्टर वाइज बता देंगे, अभी हम मेन तुमको ट्रीटमेंट लाइन बता रहे हैं, सुश्रुत का वचन है ये, ठीक है। उत्तर स्थान, उत्तर तंत्र पहले नंबर चैप्टर का, संक्षेपो क्रिया योग निदान परिवर्जनम, वात आदि प्रतिघातम विस्तृप्ते पुनः, इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक। अब ये पूर्व रूप के बारे में बता रहे हैं तो सुन लो थोड़ा सा, पूर्व रूप किसको बोलते हैं। पूर्व रूप रोग में साध्य असाध्य निर्णय करने के लिए इसी आवश्यकता पड़ती है, जब किसी भी रोग में उसे संपूर्ण पूर्व रूप मिल जाए तो वह रोग असाध्य माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर ज्वर में 21 रूप मिल जाए ना, 21 पूर्व रूप पूरे के पूरे मिल जाए तो ज्वर भी असाध्य हो जाता है। पूर्व रूप मतलब अभी डिजीज आई नहीं है, उसके प्री सिम्टम, किसी बीमारी के प्री सिम्टम, क्या सिम्टम, प्री सिम्टम, ठीक है। देखो, अन्य सपी च रोगाणाम पूर्व रूपाणी नरम विशंतेन कल्पेन तस्य मरणम ध्रुवम। जिस प्रकार संपूर्ण विशंतेन, ठीक है, विशंतेन का मतलब 21, जिस प्रकार संपूर्ण पूर्व रूप होने पर ज्वर असाध्य माना जाता है, उसी प्रकार अन्य रोग संपूर्ण पूर्व रूप जिस मनुष्य में प्रविष्ट हो जाए उसका मरण निश्चित माना जाता है। तथा पूर्व रूप का रोगों के साक्षेप निदान, साक्षेप का निदान मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, साक्षेप निश्चय करने के लिए प्रयोग होता है। क्योंकि मूत्र में रक्त का और हरिद्र वर्ण का मूत्र का ना पित्तज प्रमेय और रक्त प्रमेय का, ठीक है, रक्त में और अधोग रक्तपित्त का सूचक है। अगर तुम्हारे मूत्र में पीला मतलब रेड कलर का और येलो कलर का आ रहा है तो दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, चाहे तो वो अधोग रक्तपित्त हो सकता है या तुम्हारा हरिद्रा में, ठीक है, और रक्त में हो सकता है, ठीक है। पर कैसे पता लगाओगे क्या है, तो पूर्व रूपों को देख के पता लगा जा सकता है, ठीक है। सूचक है पर दोनों में कौन है ये पता लगाने, हरिद्र वर्ण रुधिरम च मूत्र बिना प्रमेय से ही पूर्व रूप है। अगर प्रमेय के पूर्व रूप आए थे तो प्रमेय के लक्षण है, और उसी में रक्तपित्त के पूर्व रूप आए थे तो रक्तपित्त के लक्षण है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद इसको हाईलाइट करो। ज्वर के, अगर किसी को पता है ज्वर आने वाला है, किसी को पता है ज्वर आने वाला है, तो ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन या उपवास, और वातज ज्वर में पूर्व रूप में घृतपान को उपदेश दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर दो, पीएच में पूछा गया कि वातज ज्वर के पूर्व रूप आ गए। आपको पता है कि फीवर आएगा, जैसे पता चल जाता है ना, जैसे वायरल होने वाला है, ऐसे बॉडी श्रम ऐसे टूटी टूटी रहने लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि वायरल होने वाला है, तो आप क्या करोगे। तो इसमें सीधा सीधा लिखा है कि आपको पता चल जाए कि वातज ज्वर होने वाला है तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको क्या करवा दो, घृतपान करवा दो। क्या करवा दो, उसको घृतपान करवा दो, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद ठीक है, रूप के बारे में बता रहे हैं। हे तो पूर्व रूपाणी, रूपाणी अस्ते न तुल्य गुण दोष न प्रकृति भूतम, छोड़ दो इसको, ठीक है, ये सब छोड़ दो। दोष नष्ट अग्नि संपूर्ण सन्निपात ज्वर असाध्य छोड़ दो। उपशय, उपशय हाईलाइट कर दो, उपशय पूछा जाता है पेपर में। उपशय गूढ़ लिंगम व्याधि उपशयन उपशभ्याम प्रेक्षित। अब कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन ही नहीं पा रहा, तुम्हारी डायग्नोसिस बन नहीं पा रही। जैसे हमने 24 नंबर चैप्टर में एक श्लोक पढ़ा था कि शीत से, उष्ण से, रुक्ष से, स्निग्ध से, हमने सब चिकित्सा करवा के देख ली पर ट्रीटमेंट आराम नहीं मिल रहा। तो उस बीमारी को कौन से रोग जानना चाहिए, कौन से दोष, कौन सा रोग की बीमारी मानना चाहिए उसको, हमें कौन से दोष की बीमारी मानना चाहिए, जिसमें हमने स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीत, ठीक है, सब चिकित्सा करवा के देख ली पर बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो उसको कौन सा रोग मानना चाहिए। अब तो चैप्टर सन्निपातज नहीं, सन्निपातज एक तो ठीक हो ही जाएगा, रक्तज रोग मानना चाहिए। 24 नंबर चैप्टर का रेफरेंस बता दिया, रक्तज रोग मानना चाहिए। रक्तज कौन सा रोग मानना चाहिए, रक्तज रोग मानना चाहिए, ठीक है। तुम भूल जाते हो जी बहुत जल्दी। ठीक है, श्लोक नंबर 17 देखो, 24वें नंबर चैप्टर का श्लोक नंबर 17 मिल गया जी। ऐसे रटते नहीं चलोगे, पीछे का भूलते जाओगे तो काम नहीं चलेगा। खोल लिया चैप्टर नंबर 24 का 17, खोल लिया जी 24 का। तो देखो, शीतम उष्णम स्निग्धम रुक्षम आदि उपक्रमांतम यह गदा
सम्यक साध्यन सिद्धति, शीत से उष्ण से, ठीक है, सब कुछ करवा के देख लिया पर ठीक नहीं कर पा रहे। रक्त जानता विभाग, उनको रक्तज रोग जानना चाहिए। उनको कौन सा रोग जानना चाहिए? रक्तज रोग जानना चाहिए। तो इसमें देखो उपशय से, अनुपशय के द्वारा रक्तज रोग की चिकित्सा। और नीचे देखो विमर्श में पहले लाइन मैंने हाईलाइट भी कराई हुई थी, विमर्श में देखो करवाई थी, विमर्श की पहली लाइन, गूढ़ लिंगम व्याधि उपशन उपशाम व्यापरिक्षेप। सेम श्लोक जब आया तो तुमको बता रहा हूँ, तुम भूल जा रहे हो कि जो गूढ़ बीमारियां हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं उसकी परीक्षा तुम उपशय और अनुपशय से कर सकते हो। उपशय का मतलब उसका ट्रीटमेंट तुमने जो दिया उससे वो ठीक होने लग जाए तो तुम मान सकते हो कि हाँ वही बीमारी थी, ठीक है। अनुपशय का मतलब वो बीमारी बिगड़ने लग जाए, ठीक है। तो उपशय अनुपशय से गूढ़ लिंग व्याधियों की चिकित्सा कैसे कर सकते हो या परीक्षा कैसे कर सकते हो? उपशय अनुपशय से। किससे? उपशय अनुपशय से, ठीक है। आगे देखो, अब निदान। निदान हमने पहले बता दिया, तत्र निदानम कारणम इत्युत्तम आग्रह, ठीक है। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में निदान ही बताए हैं, तो निदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे इसकी उसमें देखो एक लाइन होगी विमर्श में, वंगसेन ने इसे और भी स्पष्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन में देखो, वंगसेन ने इसे और भी स्पष्ट किया कि निदान बोलते किसको है। येन आहारम, इसको हाईलाइट करो, येन आहारम, जो आहार हम खाते हैं, विहारणम, जो आहार खाना पीना और घूमना फिरना हम करते हैं, विहार हम करते हैं, रोगाणाम उद्भव भवे, उससे रोगों की उत्पत्ति हो जाए, ठीक है, उससे रोगों की उत्पत्ति हो जाए। क्षयो वृद्धि दोषाणाम निदानम ही उच्यते, या दोषों की क्षय वृद्धि में कारण हो, ठीक है, उसको निदान बोलते हैं। पर क्षय वृद्धि कैसे होनी चाहिए? बीमार करने वाली होनी चाहिए। क्षय वृद्धि कैसे होनी चाहिए? बीमार करने वाली। जो आहार विहार हम खाते हैं, ठीक है, उससे बीमारी की उत्पत्ति हो जाए और दोषों का क्षय वृद्धि हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? निदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम निदान बोलते हैं। तो वंगसेन हाईलाइट कर दो। वंगसेन का काल कौन सा था जी? वंगसेन का काल कौन सा है? शाहरुख, कौन सा काल है वंगसेन का? वंगसेन का काल कौन सा है जी? वंगसेन का काल बताओ। अरे डल्लन 12 वंग खा के सो गया, तो किस किसका? सोडल का, वंगसेन का, और किसका? डल्लन, सोडल और वंगसेन। कौनवीं शताब्दी? 12वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी जी? 12वीं शताब्दी। शैया मूत्र का वर्णन किया वंगसेन ने पीडिया के हिसाब से, शैया मूत्र का वर्णन। आगे देखो, ठीक है। अब पूर्व रूप किसको बोलते हैं? हाईलाइट करो। पूर्व रूप, प्राग उत्पत्ति लक्षण व्याधि, प्राग उत्पत्ति, बीमारी से पहले के लक्षणों को पूर्व रूप बोलते हैं, ठीक है। पूर्व रूप व्याधि की उत्पत्ति से जो पूर्व जो लक्षण होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। हाईलाइट करो इसको। इसके बाद विमर्श में एक लाइन होगी, ठीक है, इसको भी हाईलाइट करो। इंद्रिय स्थान बता रहे हैं, पूर्व रूपाणी सर्वाणी जवरो अनत्यानि मात्रम च विशंति विशंतेन मृत्यु जवरा पूरा, ठीक है। वही बता रहे हैं कि अगर किसी व्याधि में उसके पूर्व रूप भी संपूर्ण रूप से आ जाए ना, मतलब जितने हमने गिनवा रखे हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएं, ठीक है, तो उसको, उस बीमारी को भी असाध्य मान लेते हैं। इसलिए पूर्व रूप की इंपॉर्टेंस होती है। आने वाली बीमारी के पहले के सिम्टम, आने वाली बीमारी के पहले के सिम्टम। अव्यक्त पूर्व रूप कौन कौन सी बीमारियों के होते हैं जी? पता नहीं क्या हो सकता है, पर पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं। कौन कौन सी बीमारियों के पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं जी? 2 बीमारियों के पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं, बता सकता है कोई? प्रमेय के अव्यक्त नहीं होते जी। एक में तेषाम आता है, एक में तस्य आता है। 2 वर्ड बता दिए अब तो बता दो, इंपॉर्टेंट है। तो 2 बीमारियों के पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं, तेषाम अव्यक्त और एक में तस्य अव्यक्त। 2 चीजें आती हैं। अभिषेक बताओ। अतिसार नहीं होता है यार, अतिसार से पहले पेट फूल जाएगा, कृमि हो जाएंगे, पेट में आटोप होएगा, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। शतक्षीण और वात, शतक्षीण और वात व्याधि 2 चीजों के पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं, ठीक है। एक में तेषाम आता है वात व्याधि में, एक में तस्य आता है शतक्षीण में। बाकी सेम टू सेम श्लोक है। पूर्व रूप अव्यक्तानि, अव्यक्त पूर्व रूप होते हैं। क्यों? शतक्षीण खुद एक छोटी बीमारी है जिसमें छाती में से क्षीण हो जाए, उसमें क्या पूर्व रूप आएंगे? वात व्याधि, दर्द ही करना है हाथ में, दर्द का पूर्व रूप हो सकता है कि पहले खुजली हुई बाद में दर्द हुआ, ऐसा नहीं हो सकता जी। 2 ही बीमारियों के पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं, ठीक है। पढ़ दिया करो जी थोड़ा सा।
आगे देखो प्रमेय ने, देखो किसने बोला था प्रमेय, प्रमेय के तो इसके अंदर लिखे ही हुए हैं, स्त्री मात मध्य प्रियतम च उठने मक्षिका कृणुद्रणानी पत्नानी च, ये सब चीजें देखता है वो। ठीक है, उसके बाद सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। वह है कि भावी ज्वर आदि रोग मात्र की प्रतीति हो, परंतु यह ज्ञान न हो कि कौन सा भेद है। जैसे ज्वर की तो पता चले कि ज्वर आना है, हमको किसी को फीवर आना है, ज्वर आना है, ये तो पता चल गया, पर ये नहीं पता चला कि वात जाएगा, पित्त जाएगा, कफ जाएगा, तो उस पूर्व रूप को बोलते हैं सामान्य पूर्व रूप। क्या बोलते हैं उसको? सामान्य पूर्व रूप। अब विशिष्ट पूर्व रूप देखो, विशिष्ट पूर्व रूप, इसमें दोषों में वात पित्त कफ में भी भेद हो जाता है कि कौन से वात ज्वर के पूर्व रूप है या पित्त ज्वर के पूर्व रूप। नीचे एग्जाम्पल दिया होगा एक, ठीक है, जैसे ज्वर में, वात ज्वर में पूर्व सूचक विशिष्ट पूर्व रूप बताया गया, जैसे जृंभम अत्यार्थम स्मृणात्, अगर वात ज्वर होगा तो अत्य मात्रा में जृंभा होगी, जृंभा बार बार आदमी को जमाई आएंगी। इसके नीचे लिख दो, अगर पित्तज होगा, पित्तज तो नैन स्त्राव, विशिष्ट पूर्व रूप होता है नैन स्त्राव, आंखों से पानी आने लग जाएगा, पित्तज ज्वर आएगा तो नैन स्त्राव। और कफज होगा, कफज, कफात लिखा हुआ श्लोक के अंदर, कफात, कफज होगा तो न अन्नन अभिलाषा, न अन्नन अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो एक तो सामान्य पूर्व रूप की पता चल जाए, ज्वर आना है, उसमें से भी स्पेसिफिक दोषों का पता चल जाए कि वात ज्वर आएगा, पित्त ज्वर आएगा या कफज ज्वर आएगा, तो वो कौन सा पूर्व रूप होता है जी? उसको बोलते हैं विशिष्ट पूर्व रूप। वात ज्वर, ये पूछा जाता है मैं जो फॉलोइंग करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वात ज्वर का पूर्व रूप क्या होता है, विशिष्ट पूर्व रूप क्या होता है जी वात ज्वर का? जृंभा, अति मात्रा में जृंभा, पित्तज का नैन स्राव, आंखों से पानी आना, कफज का न अन्नम अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा, ठीक, खाना खाने की इच्छा ना होना। आगे रूप के लक्षण, ठीक है, रूप किसको बोलते हैं? रूप जी, रूप किसको बोलेंगे? देखो, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम, जो सिम्टम्स उत्पन्न हो गए हैं बीमारी के, जो फीचर्स आ रहे हैं, जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको रूप बोलते हैं, सीधा सीधा, ठीक है। तत्तर लिंगम, उसके पर्याय क्या क्या? लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, समुत्थान, संस्थान हाईलाइट कर दो, संस्थान, जबकि हम पीछे पढ़ गए हैं समुत्थान किसका पर्याय था, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, जब भी आएंगे दोनों ऑप्शन साथ में आएंगे, समुत्थान और संस्थान। समुत्थान किसका था? ठीक है, और संस्थान किसका है? लक्षण होगा, ठीक है। व्यंजन भी हाईलाइट कर दो, पूछ लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट है वैसे, समुत्थान और संस्थान, ठीक है। व्यंजन हाईलाइट कर दो, व्यंजन कर दिया, व्यंजन हाईलाइट हो गया। आगे देखो इसके बाद, ठीक है, ये इसके पर्याय हैं, पर्याय पूछ लेते हैं जी, ठीक है। देखो नीचे ही विमर्श में लिखा होगा, जिसकी इस श्लोक के ऊपर देखो, शत क्षीण और वाद व्याधि के रूप अव्यक्त भाव से ही पूर्व रूप माने जाते हैं, ठीक है। अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूप ही समृतम, अव्यक्त लक्षणम तेषाम, ठीक है, तेषाम आत्म रूपम यद्वाय लग्यते, ठीक है। शत क्षीण में देखो तस्य आ रहा है, और बाकी सेम श्लोक में तेषाम आ जाए तो वाद, वो वाद व्याधि हो जाते हैं। तो दो चीजों के पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं। तुमको इतना नहीं पता जी, बहुत गलत बात है, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो इसके बाद, अब उपशय के बारे में बता रहे हैं तुमको, उपशय, उपशय से क्वेश्चन आता है हर बार, तुमने पढ़ा भी होगा निदान में, उपशय से क्वेश्चन हर बार आता है, पीजी में भी आ जाता है। अब कम कर दिया उपशय से पूछना, पहले पूछते थे, उपशय मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा, अब पूछना बंद कर दिया उपशय के बारे में, ठीक है। उपशय के बारे में देखो, उपशम, उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम, ठीक है, व्याधि के विपरीत औषध। देखो उपशय का मतलब होता है कि कोई बीमारी हो जाए, जैसे तुम्हारे ठंड लगा प्रतिशय, तो उसमें क्या होगा उपशय, तुम गर्मा गर्म क्या चाहोगे, फिर सूप मिल जाए, गर्मा गर्म सूप मिल जाए, गर्मा गर्म क्या मिल जाए तुमको, चाय मिल जाए, कॉफी मिल जाए, ठीक है, ऐसे गर्मा गर्म मिल जाए तुमको, ठीक है। उपशम पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम, उपशय पुनः हेतु, हेतु के और व्याधि के विपरीत होना चाहिए। उपशय जो होता है हेतु के और व्याधि के विपरीत होता है, विपरीत अर्थकारी नाम, और उल्टा काम करने वाला होना चाहिए। वो क्या क्या हो सकता है उपशय, औषध, आहार, विहार, तीन चीजें हाईलाइट कर दो, ठीक है। और सुखानुबंधम, इसको हाईलाइट करो, सुखानुबंधम, मतलब सुखानुबंधम का मतलब क्या होता है, सुख का मतलब क्या होता है, आरोग्य, आरोग्य को देने वाला होना चाहिए। उपशय एक लाइन में पूछा जाए जो हेतु के और व्याधि के विपरीत हो, और उसके सिम्टम्स के भी अपोजिट हो, और क्या क्या हो सकता है, औषध, आहार और विहार, तीन चीजें हो सकती हैं, औषध, आहार और विहार, ये तीन चीजें हो सकती हैं,
उपशय के नाम पे। ठीक है जी, हो गया, हो गए ये चीज यहाँ तक। अब इसके ना आगे जाओगे तो 18 भेद हो जाते हैं उपशय के। चक्करपाणी ने लिखो, चक्करपाणी ने उपशय के 18 भेद बताए हैं। चक्करपाणी ने उपशय के 18 प्रकार बताए हैं, हाईलाइट कर दो इसको। चक्करपाणी ने उपशय के 18 भेद बताए हैं। ठीक है, अब उपशय तो पढ़ लिया हमने। अनुपशय क्या होता है? अनुपशय, अब तुमने सोचा कि इसको वातज ज्वर है, क्यों ना इसको स्निग्ध आहार दे दिया जाए, और तुमने स्निग्ध आहार दिया, उसकी बीमारी और बढ़ जाए। उसको तुमने घी खिलाया, उसकी बीमारी और बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो उसके लिए उपशय नहीं होगा, वो उसके लिए क्या होगा? अनुपशय होगा। क्या होगा उसके लिए? अनुपशय। तो पर निदान पंचक के अंदर तो हमने 5 ही चीज पढ़ी, छठा अनुपशय तो पढ़ा ही नहीं, जबकि अनुपशय इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बीमारी बढ़ रही है ना, गूढ़ व्याधियों के लक्षण दोनों से मापे जाते थे, उपशय अनुपशय दोनों से, तो अनुपशय तो बताया ही नहीं किसी ने। तो इसी में विमर्श में टेबल से ऊपर देखो, टेबल से ऊपर देखो, अनुपशय को भी रोग परीक्षा में सहायक माना गया, बहुत माना गया अनुपशय को भी रोग परीक्षा में सहायक। ठीक है, तुमने देखा कि घी खिलाने से आराम नहीं हुआ, तो तुम समझ जाओगे कि ये घी खिलाने की बीमारी नहीं है, इसमें रुक्ष चिकित्सा करके देखते हैं। ठीक है, तो अनुपशय से भी फर्क पड़ता है। पर अनुपशय को किसके अंदर रखा गया? अनुपशय को किसके अंदर रखोगे? अगर तुम्हें निदान पंचक में से अनुपशय को किसी को समावेशित करना पड़े कि अनुपशय को इसके अंदर डाल देते हैं, तो किसके अंदर डालोगे? निदान के अंदर। क्यों? क्योंकि अनुपशय, ठीक है, क्योंकि अनुपशय की क्वालिटी, अनुपशय के गुण निदान के समान है। अगर अनुपशय से बीमारी बढ़ रही है तो निदान से बीमारी बढ़ रही है, तो अनुपशय से बीमारी बढ़ ही रही है, तो निदान के अंतर्गत रखा जाता है उसको। ठीक है, अनुपशय का भी रोग परीक्षा में सहायक माना गया है। ठीक है, गूढ़ लिंगम व्याधि, ठीक है, उपशय अनुपशयाभ्याम परिच्छेद। ठीक है, यहाँ पर आचार्य ने उसका वर्णन नहीं किया, परंतु वाग्भट ने एक लाइन में खत्म कर दिया, जो ये काम कर रहा है उससे विपरीत अनुपशय, इसके विपरीत जो होता है, उपशय के विपरीत क्या होता है? अनुपशय होता है। विपरीत, इसके विपरीत क्या होता है जी? अनुपशय होता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि उपशय बताया, इसी कारण यह अनुपशय का निदान में ही अंतर्भाव कर लेते हैं, हाईलाइट कर दो इसको। इसलिए निदान में ही अनुपशय का अंतर्भाव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंतर्भाव। किसके अंदर? ठीक है, निदान के अंदर ही अंतर्भाव कर लेते हैं, हाईलाइट कर दो। अतः यहाँ अलग नहीं कहा गया। ठीक है, निदानो अनुपशय विपरीता उपशाति, बस इसको हाईलाइट कर दो। पर मधुकोष्टिका, मधुकोष्टिका किसके ऊपर लिखी गई थी जी? मधुकोष्टिका किसके ऊपर लिखी गई थी? माधव निदान के ऊपर। ठीक है, परंतु देखो, उपयुक्त प्रकरण को विजय रक्षित ने अपनी मधुकोष्टिका में षटत्वपत्ति माना है। षटत्वपत्ति मतलब 6 चीजों से, निदान पंचक की जगह उन्होंने निदान षटत्वपत्ति माना। देखो हाईलाइट करो, षटत्वपत्ति, षटत्वपत्ति 6 चीजों को मिला के जोड़ा गया के रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात अनुपशय को अलग मानने पर भी रोग के ज्ञान और साधन में 5 न होकर 6 हो जाते हैं। अतएव अनुपशय का अंतर्भाव निदान में ही कर लेने पर 5 की संख्या बचती है, कोई बाधा नहीं पहुंचती। अगर तुम 6 को जोड़ोगे तो उसका नाम हो जाता है षटत्वपत्ति, और निदान अगर 5 ही मानते तो क्या नाम हो जाता है उसका? निदान पंचक। क्या हो जाता है उसका नाम? निदान पंचक। ठीक है जी, हो गया। अब चक्करपाणी की टेबल पे आ जाओ, चक्करपाणी की टेबल पे आ जाओ। कौन ज्वाइन करना चाहता है जी? चलो निदान पंचक की टेबल पे आओ। निदान पंचक की टेबल पे तुम्हें 6 खाने एक तरफ मिलेंगे और 3 खाने इधर मिलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि उपशय के 3 ही भेद हो सकते हैं, किसी भी चीज की उपशय 3 तरीके से मिल सकती है। वो कौन सी 3 चीजें हैं? कौन कौन सी 3 चीजें हैं जी जो उपशय की? औषध को आहार बोल लो और विहार। ठीक है, अब देखो इधर देखो, हेतु विपरीत, हेतु विपरीत मतलब निदान के अपोजिट। ठीक है, निदान के अपोजिट हेतु, व्याधि विपरीत बीमारी के अपोजिट, उभय विपरीत बीमारी और निदान दोनों के विपरीत। यहां तक तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे आ जाओ। ठीक है, हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत अर्थकारी मतलब निदान के समान था पर बीमारी को खत्म कर रहा है। जैसे प्रतिशाय होने पे ठंडा जो प्रतिशाय हो जाए उसमें आइसक्रीम ही खिला दो। ठीक है, आगे एग्जांपल देंगे, उससे भी ठीक हो जाती है। कहते हैं ना गर्मी को गर्मी मारती है, जैसे गर्मी में लोग चाय पी लेते हैं। ठीक है, अतिसार में उष्ण चिकित्सा दे दो, क्यों? आम का पाचन हो जाएगा, वो व्याधि विपरीत में आएगा। देखो आगे, व्याधि विपरीत और उभय विपरीत अर्थकारी। ठीक है, व्याधि और अर्थकारी, विपरीत अर्थकारी। देखो विपरीत वर्ड जरूर जुड़ा हुआ है,
कि जो बीमारी है वही उसकी ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाएगी। अभी से एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हेतु विपरीत का देखो औषध, हेतु विपरीत में औषध देखो, हेतु का मतलब निदान, विपरीत का मतलब खाली निदान के ऑपोजिट देना है, ठीक है। और अर्थकारी वर्ड जुड़ जाए ना तो निदान के समान देना है। व्याधि विपरीत अर्थकारी वर्ड जुड़ जाए तो उस बीमारी के समान ट्रीटमेंट देना है उसमें। आगे देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा। हेतु विपरीत मतलब निदान के ऑपोजिट देना है। अब शीत जबर हुआ तो क्या कैसी मेडिकेशन दोगे उसमें? उष्ण ही तो दोगे ना, शीत कारणों से ज्वर हो गया तो हेतु विपरीत में मेडिसिन कैसी दोगे उसको? औषध देनी है तुमको, उष्ण गुण वाली दोगे। कैसी दोगे? उष्ण गुण वाली। तो तुमने क्या पकड़ा दी? शुंठी पकड़ा दी। शीतज कफल ज्वर में शुंठी आदि औषध। अब शम और वातजन्य ज्वर, किसी ने मेहनत कर रखी थी बहुत ज्यादा, ठीक है, और वातजन्य ज्वर में क्या दिया? शम और वात, तुमने उसका निदान क्या था? शम, उसकी वात बढ़ी हुई है, शांत करने के लिए तुमने क्या दे दिया? मातरस और भात दे दिया। क्या दे दिया? मातरस और भात दे दिया। अब बिहार में क्या करोगे? ठीक है, किसी का दिन में सोने से कब बढ़ गया था, रात्रि में जगा दो उसको। 3 समझ में आएगी। ये एक एग्जाम्पल अंश मात्र दे रखे हैं, ऐसे संहिता में हर जगह एग्जाम्पल मिलेगा तुमको खुद देखने के लिए कि कौन सा विपरीत अर्थकारी है, कौन सा हेतु है। समझ में आए? 3 आए। पहले तुम्हें हेतु विपरीत देना था। किसी को कफत ज्वर हुआ, तुमने हेतु क्या था? उसको ठंडी चीजें खाने से ज्वर हुआ था, तो तुमने क्या ट्रीटमेंट दे दी उसको औषध में? ठीक है, गर्म चीजें दे दी, ठीक है। दूसरे नंबर पे, ठीक है, किसी को वातज ज्वर हुआ था श्रमजन्य, तो तुमने क्या दिया उसको? निदान के विपरीत क्या दे दिया तुमने उसको? मातरस और भात का सेवन करवा दिया। तीसरे आदमी को दिन में क्या कहते हैं, दिन में सोने से कब बढ़ गया था, तो तुमने क्या करवाया बिहार में उसको? अब ट्रीटमेंट तो दे नहीं सकते हो, रात को जागा दिया। अब व्याधि विपरीत देखो, व्याधि विपरीत कि बीमारी के अपोजिट मेडिकेशन देनी है। औषध में अतिसार में स्तंभनार्थ पाटा एवं कुटज, ठीक है, कुष्ठ हृदय परमे व हृदय, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो। अतिसार में स्तंभनार्थ पाटा व कुटज, ठीक है। कुष्ठ में खदीर, सबको पता है कि जो खदीर होता है वो कुष्ठ, ठीक है, कुष्ठ में श्रेष्ठ द्रव्य है। और परमे में हृद्रा, तो ये सीधा सीधा पता है व्याधि विपरीत होती है। दूसरे नंबर पे अब अन्न में अतिसार स्तंभनार्थ, अतिसार में स्तंभन के लिए मसूर दे दो, मसूर की दाल, क्योंकि ये औषध थी। अब अन्न में दाल आ गई, मसूर की दाल, ठीक है। और उदावर्त में किसी को पेट में गैस बनी हुई थी, पेट फूला हुआ था, तुमने क्या दी थी? पॉजिटिव लगा दी उसके, तो प्रवाहन करवा दिया उसका, ठीक है। पीएचयू में पूछा गया कि कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। उदावर्त में प्रवाहन, रुके हुए को निकाल दिया, उसके अपोजिट ट्रीटमेंट कर दी। पेट में हवा भरी हुई थी, नीचे से बस्ती वस्ती लगाई, एनीमा लगाया, पेट साफ हो गया उसका। उदावर्त में प्रवाहन, ठीक है। अब उभय विपरीत अर्थकारी, जो दोनों के अपोजिट हो, निदान के भी और बीमारी के भी, ठीक है। आगे देखो वातिक शोथ में वाथर, और देखो शोथर दशमूल का प्रयोग, जो दशमूल दोगे, वातक किसी को शोथ थी तो दशमूल जो है वात का भी शमन कर रही है और दूसरी तरफ शोथ का भी शमन कर रही है, तो उभय विपरीत अर्थकारी हो गया, दोनों के विपरीत, ठीक है। आगे वातज कफजन्य ग्रहणी में तक्र और पित्तज में दुग्ध, ठीक है। वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र, क्योंकि जो तक्कर है वो वात कफ का विनाश कर रही है और तक्कर ग्रहणी को विनाश करती है, तो दोनों काम कर रही है। और पित्तजन्य में दुग्ध, ठीक है, पित्तजन्य ग्रहणी थी, दूध ग्रहणी में काम करता है और पित्त का विनाश कर रहा है। और शीतजन्य वात में उत्पन्न ज्वर में पेया, शीतजन्य वात से उत्पन्न, ठीक है, ज्वर में पेया, पेया उष्ण भी होती है और वातनाशक भी होती है, ठीक है। आगे स्निग्ध पदार्थों, बिहार में देखो स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवस वक्त से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण करवा दो उसको, ये हमेशा जागरण पे ही फंसा रहेगा ये तो हमेशा, ठीक है। आगे हेतु विपरीत अर्थकारी, इंपॉर्टेंट अब ये 3 है, हेतु विपरीत अर्थकारी। अब तुमको हेतु के समान ही चिकित्सा करनी है। जैसे देखो पित्त प्रधान फोड़े में उष्ण उपना लगा दिया कि जल्दी पक जाएगा, ये भी ट्रीटमेंट होती है ना। अब तुम्हारे एक फुंसी हुई थी, तुम चाहे तो उसको दबा सकते हो, यूं का यूं दबा दो तो वो तो जाएगी हेतु विपरीत, पर तुम अब क्या कर रहे हो, उसको दबाने के लिए उसको क्या करते हो कि इसको पका के निकाल देते हैं सारे मवाद को, पता नहीं इसमें ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, कि मवाद निकालना पड़ेगा, तो पहले पकने देते हैं। देखा कभी, जैसे कभी मुंह पे छोटा मोटा पिंपल वगैरह हो जाता है तो घर वाले कहते हैं ना कच्चा तोड़ दिया, अभी पकने दे इसको, ये पकने दे, तो पकाने के लिए, ठीक है, उसको पका के ही खत्म कर दो बीमारी को। तो हेतु विपरीत पित्त प्रधान फोड़े में उष्ण उपना, हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट है। अब पैथिक फोड़े में विधाई अंत, पैथिक फोड़े में उसको इमली और खिला दो, पता है ना घर के पहले बोलते थे इमली खाने से फुंसियां होती हैं, अब पैथिक ही था, उसमें मसाले वाला खाना और खिला दिया तुमने फोड़े में, ठीक है। आगे वातजन्य उन्माद में भय दर्शन, भय से खुद वात बढ़ती है,
ठीक है, पर अब क्या कर दिया, एक वात जो उन्मादी था सारा दिन कूदता रहता, उसको डरा के धमका दिया, चुप यहीं पे बैठो ऐसा ऐसा करके, तो वात जन्य उन्माद में भय दर्शन। अब समझ में आया नहीं आया विपरीत अर्थकारी का मतलब? आ गया? ठीक है, आगे देखो उसके बाद व्याधि विपरीत अर्थकारी। अब निदान से कोई लेना देना नहीं, सीधा बीमारी की बात आएगी। ठीक है, पित्त वित्त का कोई लेना देना, बीमारी की बात करेंगे सीधा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद, पर एक चीज याद रख लेना, व्याधि वाले में कभी किसी भी ना, देखो दो ऑप्शन तो बिल्कुल हट जाएंगे। ठीक है, व्याधि वाले ऑप्शन में कभी भी दोष नहीं आता। ठीक है, अगर तुमको बताऊंगा आगे करने का तरीका इसमें कैसे, अगर ऑप्शन आता है तो कैसे ठीक करोगे। तो व्याधि विपरीत अर्थकारी देखो, छर्दी रोग हो रखा था किसी को, छर्दी अब रुक ही नहीं रही थी, तो तुमने खुद से मदन फल उड़ दे दिया कि जितनी निकले सारी बाहर निकाल। जब पेट के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं तो कहाँ से छर्दी आएगी। तो तुमने, जैसे होता है ना, ठीक है, छर्दी रुकी नहीं रही थी, तुमने उंगली से एक और करवा दी, निकाल भाई सारी बार। तो ऐसे मदन फल दे दिया, छर्दी हो रही थी मदन फल और दे दिया कि सारी को निकाल। पहले वेग कमा रहे थे, अब अच्छे से आएंगे वेग। ठीक है, आगे अतिसार में विरेचनार्थ क्षीर का प्रयोग, अतिसार ही हो रहा था। ठीक है, अब अतिसार में विरेचन के लिए दूध और पिला दिया कि दूध पी ले भाई, एक बार सारा खत्म कर, कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन, अब वो हाथ वाला एग्जाम्पल, बिहार में तो हाथ ही लगा सकते हैं ना, ऐसे गले के अंदर उंगली डाल के कर दे सारी की सारी उल्टी। कभी तुमने भी देखा होगा जब उल्टी नहीं आती, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है उल्टी आएगी, थोड़ी बहुत उल्टी आती है, तो सब सलाह देते हैं कि उंगली डाल के कर ले, तो वही काम करवा रहे हैं बस। जब उंगली से बात ना चले तो क्या करवाओ, मदन फल दे दो। ऐसे ही अतिसार में चिकित्सा करनी है। ठीक है, आगे उभय विपरीत अर्थकारी देखो, उभय विपरीत अर्थकारी। ठीक है, अग्नि से जल जाने पर अगरू सदृश उदन पदार्थों का लेप। ठीक है, अगर अग्नि से जल गया, कोई बर्न हो गया, तो उसमें भी गर्म चीज लगा देते हैं कई बार, ताकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम ना हो, यहाँ की जो स्किन है वो स्केल्ड ना हो जाए, उसमें गर्म चीज ही लगा देते हैं ताकि वो मॉइस्चर रहे उसके अंदर और वो मूवेबल रहे। ठीक है, तो अग्नि से जल गया और अगरू, एक्वेलेरिया एग्लोचा, बहुत गर्म ड्रग होती है। ठीक है, उसी का लेप लगा दिया। ठीक है, आगे इसका एक हाईलाइट करो, पेपर में ये पूछा जाता है कौन सा एग्जाम्पल है। विषजन्य रोग में विष, विषजन्य रोग में विष, जांगम विष में। ठीक है, मौलिक विष और मूल विष में जांगम विष। सबको पता है ना, विष विष की औषधि होती है, और विष औषध का काम कैसे करती है, प्रभाव से करती है। विष औषध का काम कैसे करती है, प्रभाव से। किससे करती है वो विष औषध का काम, प्रभाव से। ठीक है, आगे मद्यपान जन्य मदात्य में मद के उत्पादक। ठीक है, मद्य का सेवन, ये हम पहले भी पढ़ के आए थे जब हम अनुपान पढ़ रहे थे। जो नशेड़ी होते हैं, शराबी होते हैं, उसमें छुड़वाने के लिए भी मद दी जाती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, मद्यपान जन्य मदात्य में मद का ही सेवन करवाना। आगे व्यायाम से उत्पन्न समूढ़वाद, मतलब उरुस्तंभ हो गया। ठीक है, व्यायाम से उत्पन्न मुरु, ऐसे जकड़ गई टांगे उसकी, लैक्टिक एसिड ज्यादा बन गया। क्या बन गया, लैक्टिक एसिड ज्यादा बन गया थाई मसल्स के अंदर। ठीक है, तो जल में तैराने के लिए व्यायाम, उसको जल में ही तैरा दो और मूव करवाओ, तो उसके चैनल खुल जाएंगे, लैक्टिक एसिड वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज इसमें हमेशा याद करना, ठीक है, जितनी व्याधि विपरीत है ना, व्याधि विपरीत में कभी भी दोष नहीं दे रखा। तो ऊपर देख लो, नीचे देख लो, किसी में वात पित्त कफ नहीं दे रखा। ठीक है, किसी में भी वात पित्त कफ नहीं दे रखा। और उभय विपरीत में दोष भी दे रखा है और एक बीमारी भी दे रखी है हमेशा। बस ये छोटी सी चीजें हैं जो ठीक करने में काम आती हैं। ये 18 एग्जाम्पल हैं, 18 में से एक पूछ लेंगे तुमसे। नेक्स्ट में तो 101% पूछेंगे वैसे कोई भी। ठीक है, एक एग्जाम्पल पूछ लेंगे। बताया तो यार, अभी इतना बता दिया। देखो उसमें शीत ज्वर था, उष्ण चिकित्सा दे रहे थे। हेतु विपरीत अर्थकारी में उष्णी बीमारी थी, उष्णी चिकित्सा दे रहे हैं। पित्त प्रदान फोड़े में उष्णी चीज का लेप करवा रहे हैं। उसमें जबकि शीत प्रदान ज्वर था, उसमें चिकित्सा उष्ण दे रहे थे। हेतु विपरीत अर्थकारी का मतलब होता है कि सेम, हेतु के समान, और हेतु विपरीत में हेतु के उल्टा। आगे देखो इसके बाद संप्राप्ति के लक्षण। ठीक है, संप्राप्ति, जाति और आगति, तीन ही पर्याय होते हैं, हाईलाइट कर दो, संप्राप्ति, जागति और आगति। संप्राप्ति, जाति और आगति ये पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 6 प्रकार की होती है संप्राप्ति। संख्या 1 नंबर, प्राधान्य 2 नंबर। हेलो, हाँ बोलो। क्वेश्चन है, संप्राप्ति के कितने पर्याय होते हैं? तो 3 ही पर्याय होते हैं। 3 आएगा भाई, संप्राप्ति खुद भी पर्याय है संप्राप्ति के लक्षणों में। देखो, इत्यन्य अर्थांतरम। ठीक है, फर्स्ट ईयर में नंबर ही काट लिए थे सर मेरे में, 3 लगा।
तो पूछ लेता मैडम से, मैडम संप्राप्ति भी तो लिखा ही हुआ है, इसको भी तो गिनोगे पर्याय में। ऐसे तो मैं जाति के पूछ, संप्राप्ति और जिसका पर्याय उसको काउंट ही नहीं करेंगे। अब ऐसे तो जाति के पूछूंगा, जाति के कितने होंगे फिर? जाति के भी 2 ही होने चाहिए। ठीक है, एक दिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, टेबल बनाते हैं ना टेबल, तो उसमें ऐसे लिखते हैं कि 1 से 10 और 11 से 20 टेबल। तो वो अपनी अपनी सोच होती है भैया। अगर देखो संप्राप्ति के 3 ही पर्याय बोले जाएंगे, संप्राप्ति खुद भी तो है ना, जाति का पर्याय संप्राप्ति होता है, संप्राप्ति का पर्याय जाति होता है। और ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है ऐसा, तो 3-4 वाला बनता ही नहीं है, 8-9 वाले बनते हैं। 2-3 में क्या ही पूछोगे? जाति पूछ सकते थे किसका पर्याय होता है, पर ये कभी ऑप्शन में आ नहीं सकता, ये ऑप्शन बनाने का काम आता है, क्योंकि 3 तो बेचारे खुद ही हैं। ठीक है, तो कभी नहीं पूछेंगे कौन सा है कौन सा नहीं, उपरोक्त सभी तो देने से रहे, तो ये दूसरे में डाल के ऑप्शन बनाने का काम आता है, या उसमें से ऑप्शन लेके आंसर ये होता है इनमें से, अगर जो इसमें से मिलेगा वो। किसी का अगर पर्याय पूछ रहे हैं तो उसको हम काउंट करेंगे या नहीं? देखो श्लोक के अंदर कर रखा है तो करेंगे यार, ठीक है, श्लोक के अंदर किया हुआ तो करेंगे। अगर ये लिखना होता तो संप्राप्ति के पर्याय 2 नाम लिख के कर देते ना, संप्राप्ति पर्याय। ठीक है, पर इन्होंने लिखा संप्राप्ति जाति अगति न इत्ते अर्थांतरम, इनके अर्थों में कोई फर्क नहीं होता। आगे देखो इसके बाद। ठीक है, संप्राप्ति के 6 भेद होते हैं, लिखो। 1 नंबर संख्या, 2 नंबर प्राधान्य, 3 नंबर विधि, 4 नंबर विकल्प, 5 नंबर बल और 6 नंबर काल। इसमें लिख रखा है संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। उसके ब्रैकेट में बड़े बड़े अक्षर में लिख दो चरक संप्राप्ति के 6 भेद मानते हैं, जबकि वाग्भट माधव निदान 5 ही भेद मानते हैं। वो विधि संप्राप्ति को नहीं मानते। कौन सी संप्राप्ति को नहीं मानते? विधि संप्राप्ति को नहीं मानते वो। ठीक है, वो विधि संप्राप्ति को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे फिर लिख दो। ठीक है, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल। ठीक है, ये 6 प्रकार की माधव निदान और वाग्भट विधि संप्राप्ति को नहीं मानते। अब एक एक का एग्जाम्पल बताएंगे। संख्या संप्राप्ति किसको बोलते हैं? जैसे हम बोलते थे ना ज्वर 8 प्रकार के होते हैं, प्रमेय 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किलास, ठीक है, शोथ और रक्तपित्त कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बीमारी जी? किलास के, शोथ के और रक्तपित्त के कितने भेद होते हैं जी? 3 भेद। ठीक है, 5 प्रकार के गुल्म होते हैं, 20 प्रकार की प्रमेय, 20 प्रकार के प्रमेय, योनि रोग, कृमि रोग। ठीक है, तो ये जितनी जिनकी गिनती बताते हैं ना, गिनती की 20 प्रकार के, 5 प्रकार के, ये संप्राप्ति कौन सी है? ये संप्राप्ति संख्या संप्राप्ति है। कौन सी संप्राप्ति? संख्या संप्राप्ति। ठीक है, अब प्राधान्य संप्राप्ति। प्राधान्यम पुनः दोषणाम तरतम, तरतम हाईलाइट कर दो। तरतम, एक प्रधान जी है गांव के, प्रधान जी, वो ऊंचे नीचे में बहुत भेदभाव करते हैं। ऊंचे नीचे में बहुत भेदभाव, ऊंचे लोगों को अलग रखते हैं, नीचे लोगों को अलग रखते हैं। तो प्रधान जी तरतम बहुत करते हैं। तर का मतलब अच्छा, तम का मतलब और अच्छा। ठीक है, तरतम बहुत अच्छा करते हैं। तो प्रधान जी तरतम करते हैं, मतलब तरतम की वात ज्यादा पुराना है कफ के कंपैरिजन में, वात की इंपोर्टेंस ज्यादा है कफ के कंपैरिजन में। जो ऐसी संप्राप्ति मिलती है उसको प्राधान्य संप्राप्ति बोलते हैं, कि वात प्रधान। देखा ना, वात प्रधान ज्वर है, देखा ऐसी बात। पित्त प्रधान पांडु है, ऐसा देखा कभी? पर भेद नहीं बता रहे, प्रधान बोल रहे बस खाली। तो जब ये प्रधान की बात आती है, तरतम की व्यवस्था में हो कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम, उसको प्राधान्य संप्राप्ति बोलते हैं। कौन सी संप्राप्ति बोलते हैं उसको? प्राधान्य संप्राप्ति। कौन सी संप्राप्ति जी? प्राधान्य संप्राप्ति। ठीक है, आगे अब विधि संप्राप्ति देखो। विधि संप्राप्ति, ठीक है, विधि संप्राप्ति में देखो, विधि संप्राप्ति कैसे होती है? एक की गणना अनेक प्रकार से की गई हो। जैसे ज्वर को तो एक बता दिया, उसके बाद निज भेद, आगंतुज भेद क्या है। ठीक है, विधिना त्रिभेदम दोषा, साध्य है, साध्य है, 4 प्रकार के, मृदु साध्य, कृष्ण साध्य, ऐसे ऐसे जिसकी गिनती। एक ही चीज को बार बार डिफाइन किया गया हो। विधि भेद से 2 प्रकार की विधि, निज आगंतुज, त्रिदोष के भी 3 भेद, वातज पित्तज कफज, साध्य है, साध्य है। जब एक ही बीमारी के 5-6 बार बता दी जाए, एक ही बीमारी के बारे में 5-6 बार बता दी जाए, तो उसको विधि संप्राप्ति बोलते हैं। अब इतनी मुश्किल लाइन थी, हमें भी समझ में दिक्कत आई, सबको समझ में दिक्कत आई, इसलिए माधव निदान और वाग्भट ने इसको हटा ही दिया कि क्यों ही बतानी है ऐसी। भेद भी तुम उसी के अंदर बता रहे हो, निज आगंतुज भी उसी के अंदर बता रहे हो, जबकि भेद तुमने बता दिया तो इसका मतलब संख्या संप्राप्ति हो जाएगी। वो एक ही लाइन के अंदर तुम सब मिक्स कर रहे हो कि भेद भी बताएंगे, साध्य साध्य बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, तो वो विधि हो जाएगी। कौन सी संप्राप्ति हो जाएगी वो?
विधि संप्राप्ति। इसलिए जब ये समझ में नहीं आई तो क्या किया, वाग्भट और माधव निदान ने इसको हटा ही दिया, नहीं लिखता अपनी किताब के अंदर। हो गया जी यहाँ पे। उसके बाद लास्ट संप्राप्ति देखो, ठीक है, लास्ट नहीं, विकल्प संप्राप्ति देखो। अंशांश कल्पना, अंशांश कल्पना की बात ज्यादा बड़ी हुई है, जैसे करना ना भी लगा के ऐसे हाथ लगा के टच करते हैं, तो अंशांश कल्पना, जिसमें उसके भी परसेंटेज निकाली जाएगी, वात इतना परसेंट को पीता है, जैसे हम उसमें निकालते हैं ना, जब तुमने प्रकृति परीक्षण किया होगा तो प्रकृति परीक्षण में होता है कि 73% प्रकृति वातज है, 74% पित्तज है। ये जब अंशांश कल्पना की जाए किसी चीज की, अंशांश कल्पना क्या की जाए, अंशांश कल्पना, उसको कौन सी संप्राप्ति बोला जाता है, विकल्प संप्राप्ति। ठीक है। बल और काल संप्राप्ति एक लाइन में अंडरलाइन कर दो बस। पुनः बल और काल भेद से व्याधि ऋतु अहोरात्र आहार काल विधि के नियत होती हैं, बस छोड़ दो। ये कह देना कि ये बलवान कफज व्याधि है तो वो बलवान, इससे बल संप्राप्ति। और काल संप्राप्ति कि रात को होने वाला ज्वर जो होता है वो वातज ज्वर होता है, पित्त ज्वर होता है, जब टाइम के अकॉर्डिंग देखी जाए कि ये बाल काल है, इसमें कब बड़ी होती है, तो इसको काल संप्राप्ति बोलते हैं। कौन सी संप्राप्ति बोलते हैं, काल संप्राप्ति। इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, प्राधान्य, विकल्प, ठीक है, और तीसरे नंबर पे विधि संप्राप्ति। जब अंतर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा उसका अंतर विधि संप्राप्ति होता है। उसमें से 2 पढ़ लो तुम, प्राधान्य और विकल्प। प्रधान लिख दो ऊपर, प्रधान तरतम करता है, तरतम कौन अच्छा कौन बुरा, और विकल्प के अंदर अंशांश कल्पना, विकल्प के अंदर क्या, अंशांश कल्पना। ठीक है जी, हो गए यहां तक। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, निदान पंचक का प्रयोजन हिंदी में देखो। इसलिए अविकृत मन और बुद्धियुक्त वैद्य को पूर्व रूप उपशय और संप्राप्ति इनके द्वारा रोगों को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। मतलब ये 5 चीजें तो किसी बीमारी के बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है, 5 चीजें पता ही होनी चाहिए। आगे 8 रोगों का क्रमिकत्व हाईलाइट करो। सर्वप्रथम यह लोभ, अभिद्रोह और कोप से उत्पन्न मुख्य 8 रोगों को निदान पूर्वक क्रम से कहा जा रहा है। ठीक है, आलोक लिख दो इसको, आलोक। ठीक है, बीमारी जो हुई थी आलोक के कारण हुई थी, आलोक। ठीक है, लोक क्या है, लोक, लोक मतलब पूरी दुनिया, वो शिव जी है। और आलोक क्या है, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी हुई। ए फॉर अभिद्रोह, ले फॉर लो फॉर लोभ, और कै फॉर कोप। ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, आलोक के कारण, आलोक का मतलब अभिद्रोह, ठीक है, लोभ और कोप से उत्पन्न मुख्य व्याधियां निदान पूर्वक कर्म से बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, चिकित्सा सूत्र भी बताएंगे, छोटी छोटी ट्रीटमेंट भी बताएंगे तुमको यहीं पे। आज यहीं तक करेंगे, कल ज्वर चालू हो जाएगा। उसके बाद आज निदान के बारे में पता होना चाहिए, कल ज्वर और रक्तपित्त खत्म ही हो जाएगा। बहुत आसान है, 2 चैप्टर निपट जाएंगे कल में। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इस चैप्टर से? मुश्किल, थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ती है समझने के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इस चैप्टर से? हेलो, नहीं? चलो जी, ठीक है, पढ़ लो, कल आगे खत्म कर देंगे। ठीक है, 2 चैप्टर हो ही जाएंगे कल, उम्मीद है। चलो जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और दिन में भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर दिया, पूछ लिया, मतलब कौन अगर पढ़े हो तो, जब पढ़ोगे तो, जब मतलब कभी भी मैसेज डाल के छोड़ दिया करो, ग्रुप में डाल दिया करो, ताकि कोई मतलब आपस में भी डिस्कस कर सकते हो ना। तो मैं देखूंगा तो मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा उसका। ठीक है, पढ़ लिया करो पर। ओके जी, चलो, गुड नाइट।